आज ग्राउंड के अंदर हमें सामाजिक संस्थाएं गायब दिखाई दे रही हैं। वहीं एक संस्था ऐसी भी है जो निरंतर साइलेंट रहते हुए लोगों की मदद कर रही हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उस संस्था के बारे में। उस संस्था का नाम है राजनीति की पाठशाला। और आज हमारे साथ राजनीति की पाठशाला के फाउंडर अजय पांडे जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं उनकी संस्था के बारे में। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजय जी, हम आज जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि राजनीति की पाठशाला जो 4 साल पहले आपने शुरू की थी, आज इसका मुकाम क्या है और राजनीति की पाठशाला किस प्रकार से इस सेकंड वेव के अंदर लोगों की मदद कर रही है। राजनीति की पाठशाला की शुरुआत जो है 30 जून 2017 में कुछ चंद लोगों के द्वारा शुरू हुई थी, लेकिन आज हम लोगों ने लंबा सफ़र तय किया है और 4 साल के अंदर लगभग 5.25 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लगभग 500 पदाधिकारी हैं। उसके साथ साथ पिछले जो कोविड था पिछले साल, उसमें भी हम लोगों ने बहुत काम किए। काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। लोगों ने मदद करने में बहुत देरी भी दिखाई और घबराए भी हुए थे कि कोविड हो गया है, कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन सेकेंड फेज़ में काफ़ी लोग हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो पिछली बार वाले बहुत सारे लोग थे जो हेल्प कर रहे थे, जो 2 केले दे के और फोटो छपवा लेना जिससे कि हमें बहुत बड़ा सोशल वर्कर हो, उस तरह के लोग अब गायब हो चुके हैं। लेकिन उस बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है कि हमारा आपको नाम नहीं लेना है, लेकिन वो लोग निरंतर जो है हमारी राजनीति की पाठशाला की मदद कर रहे हैं। और 25 राज्यों में हमारी टीम जो है वो निरंतर लोगों को खाना भी खिला रही है और हॉस्पिटल पहुंचा रही है। उसके अलावा एम्बुलेंस की सुविधाएं दे रही है। और जो विदेशों में हमारे साथी रहते हैं, जिनको हम NRI कहते हैं, वो खुद तो चले गए हैं लेकिन अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़ गए हैं। उन लोगों के घर पे फ़ोन करना, उनको हालचाल लेना, उनके बुज़ुर्गों को दवाई पहुँचाना, समय पर खाना पहुँचाना, ये हमारी राजनीति की पाठशाला की वॉलंटियर टीम बगैर किसी मीडिया के एक्सपोजर के कर रही है जी। तो अजय जी, हम फिर भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की मदद, जो आज का जो मेन चैलेंजिंग टास्क है इस सेकंड वेव के अंदर, वो कौन सा है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे बड़ा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं हार्ट भी दुखी भी हूँ कि जिस तरह से जैसे ही कोविड का नाम आया, पिछली बार भी मज़दूर भागने लगे, फिर दोबारा लौट के आए, फिर दोबारा हुआ कोरोना, फिर भाग रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है कि अब मान लो आप दिल्ली में हो, अपनी सारी सुविधाएं हैं। ऐसे मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, ऑलरेडी वो लोग दिल्ली से बिहार बस चलाते हैं। अभी हम लोगों ने उनके साथ तय किया है कि हम लोग सिर्फ डीजल का पैसा और उनका ड्राइवर का पैसा देंगे। ऐसे लगभग 20,000 आदमी को हम लोग, दिल्ली से बस चलती है और वो वाया गाज़ियाबाद होती हुई जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हैं, लोग अपना नंबर लिखवा देते हैं, हम लोग रास्ते में उनको पिक कर लेते हैं और वो वहाँ से होते हुए गोरखपुर, देवरिया होते हुए सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे होते हुए वो मोतिहारी तक जाती है और वहाँ तक बीच इसको जो डेस्टिनेशन आता है वो उतर जाते हैं वहाँ पर। बहुत बड़ी जो बात है इस सेकंड वेव के अंदर, हमने और आपने देखा होगा कि इस सेकंड वेव के अंदर की कालाबाजारियों की जो एक विभत्स चेहरा समाज के सामने आया है, चाहे वो सब्जी वाला हो, फल विक्रेता हो, दवाई विक्रेता हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैकमेलिंग हो, दवाइयों की ब्लैकमेलिंग हो, इस तरह के लोग जो सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक तो ये हमारी विडम्बना है देश की कि हम लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। जब आदमी मजबूर होता है तो हम सोचते हैं कि इसका कुछ क्या मैक्सिमम इससे ले लें, लेकिन आप भगवान को जवाब देना है। ये कलयुग है, कलयुग में हिसाब यही होना है। ये नहीं कि दूसरे युग में होगा, हिसाब यही होगा। जो लोग भी ऐसा करें भुगतेंगे। देखिए, आप समझिए, जो दवाई जिसकी कीमत 200 रुपये भी नहीं है, वो आप 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। सिलेंडर आपने स्टॉक में रख लिया है और वो भी 20,000 में बेच रहे हैं आप। उसके अलावा मास्क महंगा है, सब कुछ महंगा है। देखिए सर, बात यह है कि अभी मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों पे भी टिप्पणी करना चाहूँगा। जितने भी स्वयंभू अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग समझते हैं, उन सबके ने अपने घर में सिलेंडर स्टॉक कर लिया है। आप सोचिए, 35 साल 40 साल के आदमी को सिलेंडर की क्या ज़रूरत है, उसने फिर भी सिलेंडर रख रखा है। उन्होंने सिलेंडर रखने की वजह से मार्केट में सिलेंडर कम होगा। उसके बाद जो मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं, जो मीडिया है, जिनका एजेंडा है कि आज दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करना है, आज उद्धव ठाकरे को बदनाम करना है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ बदनाम करना है, तो वो लोग सवेरे उठ के बताते हैं गैस नहीं है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, और मैं एडमिट कराता हूँ। 30 सब लगभग 20-22 हज़ार लोगों को मैंने एडमिट कराया, मुझे तो जगह मिल गई। अब आप देखिए, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर तय करेगा ना मुझे क्या बीमारी है। मैं पहले ही बोल देता हूँ मुझे कोविड है सर, तो इरीटेट हो जाते हैं, वो भगा देते हैं उनको। आप जा रहे हैं वहाँ, आपको कोविड नहीं हुआ, आपको कोविड टेस्ट कराएंगे। अगर आपका कोविड निकल जाता है तो डॉक्टर की मजबूरी आपको रखना, आप भागा रहे हैं, जगह नहीं है। अच्छा, आप सबसे पहली बात ये है कि हिंदुस्तान में जो मेडिकल सुविधा है, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सुविधा है, वो ये है कि हम लोग हॉस्पिटल में भागते हैं। किस में? प्राइवेट में। हम सोचते हैं कि प्राइवेट में जाएंगे अच्छी सुविधा मिलेगी। अरे भैया, वो हॉस्पिटल नहीं है, वो होटल है। वहाँ पे आपके होटल के पैसे नहीं, मेडिकल सुविधा के पैसे नहीं ले जाते।
आपके जो बेस्ट डॉक्टर होंगे हिंदुस्तान के, वो आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे। जी जी, अंतिम सवाल। राजनीति की पाठशाला को हम पिछले कई वर्षों से निरंतर मैं ऑब्जर्व भी करता आ रहा हूँ। आखिर सेकंड वेव में ऐसा क्या हुआ कि राजनीति की पाठशाला जैसी संस्था को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा और लोगों की मदद करनी पड़ी? क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि आपको सोशल वर्क के अंदर उतरना पड़ा? नरेंद्र जी, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, स्कूलिंग भी आपके सामने की मैंने, कॉलेज में भी गया। मैं अक्सर लेट आता हूँ रात को। जब मैं रात को लेट आता हूँ तो मैं सड़क रोड साइड पे देखता हूँ कि कुछ लोग जो आप मेंटली डिस्टर्ब भी कहते हैं और जो बैगर्स हैं वो सोए रहते हैं। तो मैं देखता हूँ गुरुद्वारे मंदिरों के भरोसे उनका खान पान रहता है, लेकिन अब वो सब बंद हो गए हैं। अब वो कहाँ खाएंगे? या तो चोरी करेंगे या डकैती करेंगे। आप जब आदमी को सुविधाएं दे देंगे तो वो ये गलत काम नहीं करेगा। जब मैं रात को निकल के आया कोविड टाइम में, देखा कि वो लोग परेशान थे। एक आदमी ने मुझे कहा, रुक के भैया मैं खाना खिला तो मैं भूखा मर जाऊँगा। अब मेरे पास गाड़ी में तो कुछ खाने के लिए नहीं था, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए कि मैंने कहा तू खा ले। फिर मैं रात को घर गया, मैंने अपने लोगों से बात भी की कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ, झुग्गी वालों को तो राशन इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि उनके वोटर हैं, वो विधायक भेजेगा, पार्षद भेजेगा, लेकिन वो लोग जो रोड साइड पर जो बैगर्स हैं उनका पास वोटर कार्ड नहीं है, तो उनको राशन भी कोई नहीं देगा। तो उस दिन हमने डिसाइड किया, हमने 1000 आदमी का खाना स्टार्ट किया। सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर। अभी 3000 पे आ गए। पहली ये बात। दूसरी बात क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा ट्रीटमेंट मिल जाए, दूसरा भाड़ में जाए। उसके लिए फिर हमने भी हॉस्पिटलों में कांटेक्ट किया, सत्येंद्र जैन जी को भी किया, हर्षवर्धन जी को किया, लगा कि अभी ज़रूरत है। तो अब धीरे धीरे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अब बताऊँ, इस कोरोना काल को मैं इस पर किताब भी लिखूँगा इस बात कोरोना पे, क्योंकि मैंने पीछे फर्स्ट फेज़ को भी बड़े करीब से देखा, सेकंड को भी। ये कोरोना काल नहीं है, ये करुणाहीन काल है। कोरोना जब खत्म हो जाती है तो कोरोना आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया। बॉम्बे से एक लेडी ने फ़ोन किया, उसने मुझे बोला कि मुझे लंदन से किसी ने आपका नंबर दिया है। फिर तो मैंने तो पूछा नहीं क्या कि सर मेरी फ्रेंड है, उसकी मदर को कोविड हो गया, तो आप उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की? मैंने ठीक है, मेरी गाड़ी में पड़ा, मैं देने चला जाता हूँ। अब आपको गूगल में रास्ता बताने वाला, पहले तो आधा घंटा तो गूगल ने जीके में मुझे घुमाया। मेरे को लास्ट में लगा कि इसके भरोसे रहता नहीं, मैं लोग को पूछ पाछ कर घर पहुँच गया। उस जीके में ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई सुनामी आ गई हो, कोई आदमी बाहर नहीं है। मैं गया, घंटी बजाई, 3rd फ्लोर की एक लेडी निकल के आई, बाद में मास्क वास्क लगा रखा था। तो मैंने सुना ने परिचय, हाँ डॉक्टर साहब आओ बैठो। तो मैंने कहा मैं वो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, उससे दवाई मत लेना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। मैं बैठा तो मैंने कहा आपकी मदर किधर है? अच्छा, उनके फादर साहब आराम से बेडरूम में सोए हुए हैं। मैंने देखा, फोटो वोटो देखा तो शायद IPS रिटायर थे वो। मैं, उनकी माता जी बैठी हैं, सारी खिड़कियाँ बंद हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। 3rd फ्लोर पे घर है, जीके में आप समझ सकते हैं कितनी ग्रेन है। सारी खिड़की दरवाजे बंद है, उन्होंने मास्क लगा रखा ऑक्सीजन में। मैंने कहा भाई खिड़की दरवाजे तो खोल दो, नेचुरल ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे आप, सिलेंडर का ले रहे हो। मैंने ऑक्सीमीटर को चेक किया, वो लड़की उनकी दूर खड़ी है। मैंने सब कुछ नाप के, मेरे उस तब कुछ समझ नहीं आया। मैं फिर लौट के आया, तो सर चाय पियेंगे? मैंने कहा पिला देंगे तो पी लेंगे, अब हमारे तो संस्कार है, आते हैं चाय बने, कोई बात नहीं। एक लगभग 15-20 मिनट में मैंने पूछा, वो फिल्म बनाती हैं, जो भी उनका रहा होगा। तो मैंने कहा एक बार वो चेक कर लेते हैं। नहीं सर आप मत जाओ, आप पहले गलती कर दिया। अच्छा, उन्होंने जब मैं रूम से निकाला मुझे पूरा सैनिटाइज किया, उन्होंने हाथ पैर भी धुलवाई हुआ, मैंने मास्क वास्क लगाया। आपने बताऊँ आपने उसने क्या किया? उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया, वो ड्राइंग रूम में बैठ के वीडियो कॉल कर दिया कि माँ थोड़ा दिखाना ऑक्सीमीटर कहाँ है, इसको यहाँ लगाओ, इसको वहाँ लगाओ, ये देखो। मतलब उसकी माँ जिसने पैदा किया है, 9 महीने अपने कोख में रखा है, वो रूम में है, आप उसको देखने नहीं गए। मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया। मैंने कहा मैडम मैं चलता हूँ, आप अपनी माता जी को उनके हालात पे छोड़ दो, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा आपके साथ तो उनके साथ अच्छा होगा, हालांकि वो ठीक है। तो ये जो इस तरह के एपिसोड जो मैंने देखे कि भाई का से नहीं मिल रहा है, हर आदमी बच रहा है एक दूसरे को, कोरोना हो गया भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी पहचान करनी है मित्रों की, तो भगवान आपको बुरा टाइम दे दें। जिस दिन आपको बुरा टाइम आएगा ना, आपको पता लग जाएगा कौन मेरा कौन अपना है। ये जो कोरोना है ना, ये सागर मंथन है, इसमें आप सबको पता लग जाएगा। भगवान करे आपको भी कोरोना हो एक बार, तो आपको पता लगेगा कौन मेरा साथी है। हाँ, पराया। तो यही है, बस ये एक्सपीरियंस है मेरा कोरोना में, और इसीलिए मुझे लगा कि शायद हमको कुछ करना चाहिए। आप 25 राज्य में घूम लिया कोरोना में। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर राजनीति की पाठशाला में इस दौरान आपसे मदद लेना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैं अभी ATM पे पैसे निकालने गया पिछले हफ्ते, यहीं पे नागिया पार्क में। तो जो ATM का गार्ड था वो बड़ा उदास बैठा था। तो मेरी बहुत गंदी आदत है लोगों से बात करने की, रिक्शा वाला वही है, थोड़ा सा है मेरी आदत। आप सोचो फ्लाइट में पड़ोसी से बात कर लेता हूँ वही सोचता है कि पागल है लगता है। तो मैंने कहा क्या बात, बड़े उदास लग रहे हो? कह रहा भाई साहब मेरा ना एक बेटा है और वो उसको कोविड हो गया और वही घर पे आश्रित था,
तो मैंने कहा क्यों परेशान हो रहा है, मैंने अपना काम करा, उस जो पैसे निकाले उसी में 2,000 रुपये उसको पकड़ा दिए, क्योंकि हमने BPL वाले कार्ड वाले को 2,000 रुपये देने के लिए वो खाया और इंडिविजुअल को 1,000 रुपये। मैंने कहा ये 2,000 रखो, रिकॉर्ड के लिए आप मुझे अपना व्हाट्सएप मेरा नंबर है, अपना वो जो सर्टिफिकेट होता है वो भेज देना, और अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना। तो हमारे लिए कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं कि आपको फार्म भरना पड़ेगा, ये है, अगर जेन्युइन लगेगा तो हाथ के हाथ हम लोग हेल्प करते हैं। अजय जी, आपने लगभग 20 लाख लोगों की मदद की है, 5-5.5 लाख आपके से जुड़े हुए हैं, तो ये पूरी फंडिंग की क्या व्यवस्था रहती है? हमारे यहाँ सब सक्षम लोग बिज़नेस करते हैं, हम भी बिज़नेस करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में। उसके अलावा क्या, हमें देख के जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको देख के वो लोग भी आ रहे हैं जिन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं। जैसे आपके चैनल से ही देख लिया किसी ने, उनको लगे मुझे हेल्प करनी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वो पेटीएम का, हमें खुद ही नहीं पता वो पेटीएम किसने किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, और अभी तो कई लोगों को मना भी करता हूँ मैं कि भैया अभी आज पैसे मत भेजना, अभी आज वाले कल वाले ख़त्म नहीं हुए हैं। हाँ नहीं, पैसे तो खैर क्या है, सब ऊपर वाला कराने वाला है, आप अच्छा काम करते तो रुकता नहीं है कभी काम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे अजय पांडे जी, और जो राजनीति की पाठशाला के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। चलिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।